डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर विलियन में परासरण दाब के बारे में, अणुसंख्या गुणधर्म में परासरण दाब हमारा फोर्थ, उस परासरण दाब के लिए सूत्र ज्ञात कर लिया था कि किस सूत्र से हम परासरण दाब, विलियनों का जो परासरण दाब है, विलियनों का परासरण दाब किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। विलियनों का परासरण दाब जिसको अपन पाई से लिखते हैं, तो ये पाई किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, CST। ये अपन ने फॉर्मूला बताया था। C यहाँ सांद्रता है, S विलियन नियतांक है और T परमताप है। ताप को केल्विन में प्रदर्शित करना है। इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे, एक दो क्वेश्चन। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है परासरण दाब के आधार पर विलियनों का प्रकार। परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलियनों के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलियनों को तीन भागों में बांटा गया है। विलियनों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से? सबसे पहला है समपरासरी विलियन। समपरासरी विलियन, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलियन या आइसोटोनिक विलियन। समपरासरी या आइसोटोनिक विलियन क्या होते हैं? जब दो विलियनों का परासरण दाब एक समान हो। जब दो विलियनों का परासरण दाब क्या हो? एक समान हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक या समपरासरी विलियन बोलते हैं। ठीक है भाई। आइसोटोनिक या समपरासरी विलियन समझ में आ गया? जब दो विलियनों का परासरण दाब समान हो। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी निश्चित दिए गए ताप पर यदि दो विलियनों का परासरण दाब एक समान हो, तो उन्हें समपरासरी विलियन या आइसोटोनिक विलियन कहते हैं। मान लीजिए दो विलियन है, एक विलियन का परासरण दाब पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है। अब पाई बराबर क्या होता है? CST अभी बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1ST और ये C2ST। S दोनों के लिए समान, टेम्परेचर दोनों के लिए समान, तो सांद्रताएं भी क्या हो जाएंगी? C1 बराबर C2। मतलब इसका क्या अर्थ है? दो विलियन तभी समपरासरी होंगे जबकि उनकी सांद्रताएं या उनकी मोलरता क्या होगी? समान होगी। सांद्रताएं समान होना जरूरी है समपरासरी के लिए। सांद्रता समान होंगी तभी विलियन क्या होगा? समपरासरी। तभी विलियन समपरासरी होगा। ठीक है, तो ये इसकी शर्त हो गई। ये आपका विलियनों का जो प्रकार है परासरण दाब के आधार पर, वो पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा आता है
दूसरा है इसका समपराश्री के बाद अतिपराश्री, अतिपराश्री या हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन। अतिपराश्री या हाइपरटोनिक विलयन। अतिपराश्री या हाइपरटोनिक विलयन क्या होता है? जब दो विलयनों के परासरण दाब की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उस विलयन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक विलयन। दो विलयनों की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक प्राप्त होता है तो उसी विलयन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक विलयन या अतिपराश्री विलयन। जब दो विलयनों की तुलना करने पर किसी एक विलयन का परासरण दाब अधिक प्राप्त होता है तो वह विलयन हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये अंगूर ले लिया, मैंने ग्रेप्स ले लिए। क्या ले लिया? अंगूर ले लिया, ग्रेप्स। अंगूर में इसका जीव द्रव्य है भाई, ये क्या है आपका? अंगूर। और इसमें इस अंगूर को मैंने चीनी के गाढ़े घोल में भर दिया, शर्करा के गाढ़े विलयन में। ये आपका चीनी का गाढ़ा घोल है। देखो अंदर भी विलयन है और बाहर भी है, लेकिन अंदर वाले विलयन में जल की मात्रा ज्यादा है। कोशिका में, अंगूर की जो कोशिका है उनमें पानी ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम और चीनी ज्यादा है। तो ये वाला विलयन तो क्या कहलाएगा? क्योंकि अब इधर से पानी बाहर निकलेगा, अंगूर से पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। जब अंगूर से पानी बाहर निकलेगा तो इस विलयन का परासरण दाब बढ़ जाएगा। तो इसका बाहर वाले चीनी के गाढ़े घोल का परासरण दाब अधिक है, इसलिए ये बाहर जो चीनी का गाढ़ा घोल है ये कैसा है? हाइपरटोनिक। और अंगूर के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका परासरण दाब कम है, इसलिए वो क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक या अल्प पराश्रय विलयन। अंगूर के अंदर वाला क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक या अल्प पराश्रय विलयन। और ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। तो अंगूर है जो सिकुड़ जाएगा, किसमिस बन जाएगी उसकी, अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि इसमें पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकलेगा तो जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? जीव द्रव्य कुंचन। अंगूर है जो सिकुड़ जाएगा बाहर से, किसमिस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरा प्रकार और समझाता हूं। हाँ भाई, अब तीसरा प्रकार देखते हैं। अल्प पराश्रय विलयन तो मैं समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रकार है जो अल्प पराश्रय विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्पपराश्रयी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो विलयनों की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब कम प्राप्त होता है, जैसे यहाँ अंगूर के अंदर का जो विलयन है उसका परासरण दाब कम प्राप्त हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक विलयन। दो विलयनों के परासरण दाब की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब कम प्राप्त होता है वह विलयन अल्पपराश्रयी विलयन कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे यहां पर ये अंगूर के अंदर का विलयन है जो ये अल्पपराश्रयी है, और बाहर जो चीनी का गाढ़ा घोल है वो अतिपराश्रयी है। तो ये वाला तो अल्पपराश्रयी, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, और ये अतिपराश्रयी चीनी का गाढ़ा घोल, चीनी का विलयन, और ये अंगूर के अंदर का जीव द्रव्य। इस कारण से यहाँ जीव द्रव्य कुंचन होता है, जीव द्रव्य कुंचन होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, यहाँ पर जल बाहर निकल रहा है तो बाह्य परासरण बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस। यहाँ पर बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है, अंगूर में से जल के अणु बाहर आ रहे हैं। ठीक है ना, एक्सोओस्मोसिस की क्रिया हो रही है। तो ये विलयनों के प्रकार हो गए परासरण दाब के आधार पर। परासरण, दो विलयनों का परासरण दाब समान है तो क्या होगा? आइसोटोनिक, समपराश्रयी विलयन। यदि दो विलयनों की परासरण दाब की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक प्राप्त हो रहा है वो हाइपरटोनिक या अतिपराश्रयी विलयन, और दो विलयनों की परासरण दाब की तुलना करने पर जिस विलयन का परासरण दाब कम प्राप्त हुआ है वो हाइपोटोनिक या अल्पपराश्रयी विलयन। ये विलयनों के तीन प्रकार हो गए। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। यहां पर अपना ये परासरण दाब का जो टॉपिक है, चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये हमारा समाप्त हो गया है। चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म समाप्त हो गया। अब लास्ट टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य या प्रेक्षित मान। तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। टॉपिक भी चेंज कर देते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान, या प्रेक्षित मान भी बोलते हैं, असामान्य मान या ऑब्जर्व प्रेक्षित मान। समझिए ये क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान, अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य या प्रेक्षित मान।
ऑब्जर्व्ड वैल्यू। देखो हमने अणुसंख्यक गुणधर्म 4 पढ़े थे। ये पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसका फॉर्मूला क्या था एक्स बी, मतलब विलय के मोलों की संख्या। फिर अपन ने दूसरा पढ़ा था डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए फॉर्मूला देखा था अपन ने केबी इंटू एन, मोललता। और मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, वही विलय के मोल यहाँ है, विलय के मोल यहाँ जाएंगे मोललता से। डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन, इसका फॉर्मूला देखा केएफ इंटू एन। मोललता भी क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, मतलब ये भी विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, ये भी विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, ये भी विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। और आपका जो चौथा गुण था पाई बराबर CST, और C को अगर अपन खोलते हैं तो N अपॉन V ST, तो ये भी क्या है? नंबर ऑफ विलय के मोल, NB, इनको भी अपन क्या बोलते हैं? NB, नंबर ऑफ विलय के मोलों की संख्या। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कि विलयन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो जाता है, या तो संयोजन हो जाता है या वियोजन हो जाता है, जिसके कारण उनके कणों की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या जो परिवर्तित हो जाती है, विलय के मोल बदल जाते हैं। विलयन में विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण उनकी संख्या में, किनकी संख्या में? विलय के अणुओं की संख्या में, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक अम्ल है जो बेंजीन में द्विलक के रूप में रहता है। एसिटिक अम्ल है जो बेंजीन में किसके रूप में रहता है? द्विलक के रूप में, मतलब CH3COH का होल ट्वाइस। और ये द्विलक के रूप में क्यों रहता है? ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। एक अणु इसका और दूसरा इसका, CH3, ये C, यहाँ पर O, ये H, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन तो इसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये वाला इसके साथ। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये किसके रूप में रहता है? द्विलक के रूप में, मतलब इसका संगुणन हो गया, संयोजन हो गया। एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर एक अणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर इस फॉर्म में रहता है ये, तो 2 अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अणुओं की संख्या कम हो गई। मान लो आपने एसिटिक अम्ल के किसी विलयन में मान लो 1000 अणु लिए, लेकिन ये क्या करेंगे? द्विलक बनाएंगे, द्विलक के रूप में रहेंगे। द्विलक के रूप में रहेंगे तो अपन को तो 500 अणु ही मिलेंगे ना। अब विलय के अणुओं की संख्या बदल गई, तो हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका मान भी तो बदलेगा, हमें एक नया मान प्राप्त हो जाएगा, जो हमने संख्या ली है उसके हिसाब से अलग, तो वो तो हो जाएगा अपना क्या? सामान्य मान। और संयोजन या वियोजन के कारण अणुओं की संख्या परिवर्तित होने के कारण उसका मान अलग प्राप्त होगा, वो उसका क्या हो जाएगा? असामान्य मान। तो विलयन में विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, और संख्या में परिवर्तन होने के कारण उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों के भी परिवर्तित मान प्राप्त होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी तो परिवर्तित हो गए, तो उनके परिवर्तित मान प्राप्त होंगे। उन परिवर्तित मानों को ही हम क्या बोलते हैं?
अणु संख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान या प्रेक्षित मान। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया कैसे अणुओं की संख्या परिवर्तित होगी? या तो विलय के अणु जुड़ जाएंगे या विलय के अणु टूट जाएंगे। भाई विद्युत अपघट्य NaCl, K2SO4, Na2SO4, तो ये क्या होते हैं? जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, तो इनकी भी संख्या बदल जाएगी। तो या तो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ती है या विलय के अणुओं की संख्या कम होती है। तो उसके कारण तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? विलय के अणुओं के संयोजन या वियोजन के कारण विलयन के अणुसंख्यक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान सामान्य मानों से अलग प्राप्त होते हैं। इन्हें ही अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य या प्रेक्षित मान कहते हैं। असामान्य या प्रेक्षित मान कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, ये ऐसे लिख देते हैं। असामान्य या प्रेक्षित मान कहते हैं। अब असामान्य या प्रेक्षित मान प्राप्त कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, प्रेक्षित मानों के बारे में। तो उसके आधार पर जब उसने बताया तो वान हाफ गुणांक दिया गया। वान हाफ गुणांक क्या है? वान हाफ गुणांक, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं वान हाफ गुणांक को। वान हाफ गुणांक क्या है? विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मानों का अनुपात। और वान हाफ गुणांक किसे कहते हैं? विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सामान्य मान या सैद्धांतिक मानों का अनुपात। वान हाफ गुणांक बराबर क्या होता है? विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित या असामान्य मान अपॉन विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो ये होता है वान हाफ गुणांक, दोनों का अनुपात। अब देखो, अगर अपन वान हाफ गुणांक को सैद्धांतिक मान या सामान्य मान से गुणा कर दें तो हमको प्रेक्षित मान प्राप्त हो जाएगा। तो
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेक्षित मान का, यही लिख देता हूं, कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व प्रेक्षित मान या असामान्य मान बराबर क्या होगा आपका आई गुणा 1/2 गुणांक, 1/2 को किससे गुणा करा है, कोलगेटिव प्रॉपर्टी थोरटिकल से। अब तक जो हमने सूत्र बनाए थे चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए, उन सूत्रों को आई से गुणा कर दो तो हमको विलयन के प्रेक्षित या असामान्य मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आई चीज समझ में कि अगर विलयन के सामान्य गुणधर्म का जो मान है उस मान को 1/2 गुणांक से आप गुणा कर दीजिए तो हमें उसके असामान्य मान प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके लिए अपन फॉर्मूले बनाते हैं असामान्य मानों के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। हाँ भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए असामान्य मानों के लिए क्या क्या फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, मैं दोनों का ही लिख रहा हूं। एक तरफ तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान उसका फॉर्मूला, और एक तरफ लिख रहा हूं असामान्य मान या प्रेक्षित मान। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था सामान्य मान वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड, इसके लिए क्या था फॉर्मूला एक्स बी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी ए नोड वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन आई गुणा एक्स बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई गुणा एक्स बी। और एक्स बी की वैल्यू तो आपको पता ही है एन बी अपॉन एन है। फिर दूसरी चीज क्वथनांक में उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर क्या था केबी इंटू एन, तो यहां क्या बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 1/2 गुणांक गुणा केबी इंटू एन। देखो सेम वो ये तरीका, बस 1/2 गुणांक से गुणा करते जाना। तीसरा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन मोललता, हिमांक में अवनमन, तो ये कहा हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर आई गुणा के एफ इंटू एन। जहां पर भी विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो रहा है, या तो वियोजित हो रहे हैं या संगुणित हो रहे हैं, उस जगह लगेंगे ये फॉर्मूले, सब में नहीं लगेंगे। अगर आपका पदार्थ अनपघट्य पदार्थ है, विद्युत अनपघट्य है, जो वियोजित नहीं होता या संगुणित नहीं होता, तो वहां तो इसी से निकलेगा उस विलयन का। लेकिन जहां पर विलय विद्युत अपघट्य है, मतलब वियोजित हो रहा है, या वो जुड़ रहे हैं संगुणित हो रहे हैं, तो वहां आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और चौथा है पाई, ये सब तो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है पाई टी बराबर में सी एस टी, यही था फॉर्मूला। ये सारे ऑब्जर्व्ड है असामान्य मान ऑब्जर्व, तो इसका क्या हो जाएगा पाई ओ बराबर में आई गुणा सी एस टी। हो गया भाई, ये पूरा आपका चार्ट बन गया, सामान्य गुणधर्म कैसे निकालकर असामान्य गुणधर्म कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी पदार्थ का अणुभार दिया हो, अणुभार दे रखा हो, सैद्धांतिक भी और प्रेक्षित भी, क्योंकि अणुभार चेंज हो जाता है अगर संगुणित होगा या वियोजित होगा, तो उस स्थिति में 1/2 गुणांक कैसे ज्ञात करा जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
1/2 गुणांक बराबर, वैसे तो देखो अपन ने क्या किया था, कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन, यही फॉर्मूला लगाया था ना, I बराबर कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, यही था असामान्य मान और सामान्य मान का अनुपात। लेकिन अणुभार की टर्म में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अणुभार नीचे आ जाता है सब में, एक्स बी विलय के मोल। अब विलय के मोल क्या होंगे, विलय के ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार, तो अणुभार विक्रम में ही तो जा रहा है, सब में, मोललता में भी, इनमें भी, इसमें भी, सब में अणुभार। तो यहां पर I बराबर क्या होगा, अणुभार मोलिकुलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन अणुभार ऑब्जर्व। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको कहीं पर ये चीजें नहीं दी हैं और अणुभार दे दिए पदार्थ के, कि ये पदार्थ है, उसका विलयन बनाया, वो संगुणित हो गया, द्विलक बन गया, त्रिलक बन गया, तो आप क्या करोगे, पहले तो जो उसका अणुभार है अकेले अणु का, उसका अणुभार रखोगे, फिर संगुणन के बाद उसका जो अणुभार हो गया उसको रखोगे, दोनों के अनुपात से I की वैल्यू निकाल दोगे। ये उल्टा होता है, ये याद रखना, सब में ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल है, लेकिन अणुभार के टर्म में क्या होगा, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व। तो ये याद रखना, ये आपके क्या हो गया, विलयनों के असामान्य गुणधर्म। अब हमारा बस थोड़ा सा पार्ट बचा इसका, जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, कि किसी विलय के अणुओं का संगुणन होने पर I का मान 1/2 गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, संयोजन के पदों में और वियोजन के पदों में। वियोजन और संयोजन के पदों में हम किस प्रकार से 1/2 गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, I की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे।